है लॉ ऑफ मोशन को समझने में कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल 3 जो है इक्वेशंस आते हैं। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस आते हैं जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है, मोशन में है अथवा रेस्ट में है, या मोशन में है या रेस्ट में है, अगर उसका किसी के दूसरे के साथ कंपैरिजन होगा और कंपेयर करने के बाद चीजें उसके द्वारा पूछी जाएंगी कि इसका वेलोसिटी निकालिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, इसका क्या एक्सेलरेशन हुआ, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, कितने टाइम बाद कितना डिस्टेंस को कवर कर लेगा, इस तरह की बातें जब चल रही हैं तो इसमें कहीं पे भी फोर्स का जिक्र नहीं है। कहीं पे भी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना फोर्स लगाया गया है ना, कितने फोर्स से वो चल रहा है, कितना फोर्स लगा के उसको रोक दिया गया, कहीं पे भी चर्चा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि मोशन के कॉज को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं हो रही है। तब जो इक्वेशंस चलते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब ड्यूरिंग द मोशन क्या क्या हो रहा है उसकी चर्चा होगी इक्वेशन ऑफ मोशन में। बट इससे अलग क्या है, इससे अलग है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं होती है, उसमें ये बताया जाता है कि मोशन क्यों हुआ, उसमें बताया जाता है कि मोशन हुआ तो उसका क्या इफेक्ट आया, उसमें ये बताया जाता है कि जब कहीं पे फोर्स लगा तो उसका इफेक्ट दोबारा जो है रिटर्न में क्या उसका इफेक्ट आएगा। ये सब चर्चा कहाँ पे होती है, लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा नहीं दिया गया। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो 9th में पढ़ाया गया है ना, बेसिक स्तर पर 9th में ये पढ़ाया गया है। और इसमें भी बताया गया, पिछले चैप्टर में ये बात हुई है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, ये सब चीजों में बताया गया है। और वहीं से निकल के क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चर्चा करते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो कंफ्यूजन का एक कारण ये भी है कि दोनों में 3 इक्वेशन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो बच्चे ये भी कंफ्यूज करते हैं कि अच्छा दोनों एक ही लग रहा है। तो 3 इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में भी है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो सब चीज जो है रिजल्ट और कॉज के बारे में बात करेगा। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज मोशन में है, ठीक है, कोई भी चीज अगर मोशन में है, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या चाहेगा, वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। और कोई अगर रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगा, वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। यानी कि अपने स्टेट को मेंटेन करना चाह रहा है। दे आर टेंड्स टू मेंटेन देयर स्टेट ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग मोशन। तो इसको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है इसको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या मिलता है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए बात होने लगी कॉज की, रिजल्ट की। तो इसमें जो सबसे पहला बात आता है वो होता है इनर्शिया। इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी है मास का, इसको भी समझना जरूरी है, प्रॉपर्टी है मास का। कई बार बच्चे बोलते हैं कि इनर्शिया जो है वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नहीं, इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं है, इनर्शिया अलग है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अलग है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कारण है इनर्शिया। इनर्शिया अपने आप में प्रॉपर्टी है मैटर का। जैसे मैटर का प्रॉपर्टी होता है मास, मैटर का प्रॉपर्टी होता है वॉल्यूम, मैटर का ये सब प्रॉपर्टी है, हाइट, डिस्टेंस, उसको मेजर किया गया है। उसी तरह इनर्शिया भी क्या है, मैटर का प्रॉपर्टी है। और उस किसके कारण आता है इनर्शिया, मास के कारण। मास जो है वो अपने आप को कंजर्व करना चाहता है एक स्टेट में, अगर चलेगा तो चलते रहना चाहेगा, अगर रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा। तो उस केस को बोलते हैं इनर्शिया, उस केस को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। और ये सेम प्रॉपर्टी यूज कहाँ किया गया है,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ये बताने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है चुपचाप, अचानक जब ट्रेन चलने लगता है, स्टार्ट होता है जब ट्रेन, तो क्या होगा, जो पर्सन है वो पीछे की तरफ क्या होता है, जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये है आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, जो उसका नीचे वाला जो है लोअर डाउन जो पर्सन है वो किसके कांटेक्ट में है, सीट के कांटेक्ट में है। तो सीट जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेन के साथ। और जो बाकी का उसका ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट जो है वो किसके साथ है जुड़ा हुआ, किसी चीज के नहीं, हवा में है वो, तो अपर पार्ट जो है वो हवा में है। तो अभी तक तो सब रेस्ट में था, नीचे वाला पार्ट भी रेस्ट में था, ऊपर वाला पार्ट भी रेस्ट में था, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट जो कि सीट से जुड़ा हुआ है, अचानक जैसे ही ट्रेन चलेगा तो ट्रेन के साथ वो आगे चल देगा। लेकिन अपर पार्ट जो है वो अभी भी किसमें है, अभी भी रेस्ट में है, तो वो आगे जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपना मेंटेन कर रहा है, वो अपना जो है रेशियो मेंटेन कर रहा है। नीचे वाला पार्ट तो ट्रेन के साथ चल दिया, ऊपर वाला रेस्ट में है और रेस्ट को मेंटेन भी करना चाहता है। और ये सब चीजें अचानक होती हैं, अगर बता के किया जाता है तो आदमी पहले से कंसर्न रहता है, तो फोर्स लगा के रोक लेता है खुद को। लेकिन अचानक जब होता है तो पीछे की तरफ जाता है, और फिर जब गिरने लगता है तो फिर वापस फोर्स लगाता है खुद से और तब आगे आता है। इसके उल्टा क्या होगा कि बहुत तेजी से अगर चल रहा है, ट्रेन बहुत तेजी से चल रहा है और अचानक उसको रोक दिया जाए, तो रोका जाएगा तो क्या होगा, अचानक चलते चलते तो पूरा बॉडी अभी मोशन में है, क्योंकि पूरे ट्रेन के साथ पूरा बॉडी मोशन में चल रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट भी मेंटेन है, नीचे वाला पार्ट भी मेंटेन है। तो जैसे ही अचानक रोका जाएगा तो नीचे वाला पार्ट जो है बॉडी का वो ट्रेन के साथ तो रुक जाएगा, बट ऊपर वाला इस बार मोशन का जो है इनर्शिया अप्लाई होगा इसके ऊपर कि मोशन के साथ भी हुआ है, तो वो तो चाहेगा क्या, मोशन में ही रहे। तो जो पर्सन है वो क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, वो पर्सन जो है क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोशन के कारण लगा हुआ इनर्शिया। तो हर केस में जो है मास अपने आप को क्या करना चाह रहा है, मेंटेन, रुका हुआ है तब भी और चल रहा है तब भी। इसलिए कहा जाता है कि जब अगर चलती गाड़ी से कोई उतरता है तो क्या होता है, वो आगे की तरफ चलता है। अगर चलती गाड़ी से अगर कोई कूद रहा है तो क्या होता है, वो आगे की तरफ दौड़ते हुए उतरता है। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही गाड़ी से वो उतर रहा है, बस से ट्रेन से, तो क्या होगा, पैर जो है अचानक जमीन के संपर्क में आ जाएगा। अभी तक तो ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, तो पूरा शरीर जो है वो मोशन में है, तो पूरा शरीर मोशन में, अचानक पैर जो है वो रेस्ट में पहुंच गया और शरीर क्या है, अभी भी मोशन में है, तो क्या होगा, मुकुरिया गिर जाएगा, वहीं पे आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगला जो पोर्शन है वो तो क्या होगा, मोशन में ही रहना चाहेगा, और पैर जो है वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि पीछे वो रेस्ट में पहुंच गया है, कांटेक्ट में आ गया है जमीन के, तो आगे की तरफ गिर जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हालांकि करना नहीं है, जब रुक जाए तभी उतरना है, लेकिन ज्यादातर जो है रेडी वाले, पटरी वाले, भुंजा वाले जो बेचते हैं वो तेजी से चढ़ते हैं, तेजी से उतर जाते हैं। तो वो जो है इसी प्रकार उतरते हैं कि तेजी से चल रहा है बस, तो उसमें क्या होगा, आगे की तरफ कूदते हुए, आगे की तरफ चलते हुए, दौड़ते हुए उतरते हैं, ताकि मोशन को मेंटेन कर सके, धीरे धीरे रुके। जिस मोशन में बस जा रहा है उतने ही तेजी से दौड़ते हुए अगर उतरेंगे तो बॉडी उसी स्पीड में है, तो धीरे धीरे जाके फिर वो आगे जाके रुक जाते हैं। अगर एक ही जगह अचानक कूद जाएंगे तो क्या होगा, गिरने का डर रहता है। तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जितना अब देखा जाएगा चारों तरफ जहाँ पे भी मोशन हो रहा है या फिर रेस्ट है, सब क्या है, सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। जैसे बुक में एक एग्जांपल ऐसे करके दिया हुआ है कि यहाँ से अगर एक गेंद छोड़ते हैं तो गेंद यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा, तो जब इस जगह पे पहुंच गया तो वो तो बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया है, अब सतह पे पहुंच गया है, तो बॉल को यहाँ रुक जाना चाहिए था, बट बॉल वहाँ रुकता नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऊपर से बॉल आ रहा है ये अपने साथ मोशन लेके आ रहा है, और मोशन लेके आएगा तो वो उस मोशन के कारण उसी में बहता हुआ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब वो अपने मोशन को मेंटेन करना चाह रहा है और ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा तो नीचे से ग्रेविटी भी उसको खींच रहा है, तो वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह बहुत तरह का फोर्स बढ़ रहा है। क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है जी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है मोमेंटम के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है, मोमेंटम, और वहीं से एक्सेलरेशन भी निकल के आता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा जाता है कि जो बॉडी है अगर वो किसी पर्टिकुलर मास के साथ मूवमेंट कर रही है तो अपने साथ एक
निश्चित प्रॉपर्टी लेके चलती है और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका 100 kg वेट है और ये 2 किलोमीटर पर आवर से भी चल रहा है, और इधर से एक छोटा सा बॉल आया जिसका मास 1 kg है और इसका स्पीड जो है ये है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा? इसका मोमेंटम क्या बनेगा कि कितने मास और कितने वेलोसिटी से आ रहा है, तो m इंटू वी, तो मास है 1 और 50, तो इसका मोमेंटम कितना बना? 50 kg किलोमीटर पर आवर। जबकि इसका कितना बन गया? ये 100 है मास इसका और 2 से गुना हो रहा है, तो 100 गुने 2, तो 200 kg किलोमीटर पर आवर। तो किसका मोमेंटम ज्यादा है? इसका। तो इसका मोमेंटम ज्यादा है तो क्या होगा? ये जाके इससे टकराएगा और टकराते ही इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको उधर धकेल देगा, है ना। तो इसका मतलब ज्यादा किसके वजह से हुआ? एक बार ये मास की वजह से। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मास के कारण किसी का मोमेंटम ज्यादा हो, किसी का मोमेंटम ज्यादा वेलोसिटी से भी हो सकता है। तो किसी का वेलोसिटी अगर ज्यादा, जैसे किसी को गोली मार दे, गोली का मास बहुत कम है, 100 ग्राम भी नहीं होगा, लेकिन उसका वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि वहाँ 50 kg 100 kg का आदमी को छेड़ देगा। वो इतना तेजी से गया है वो कि उसका मोमेंटम ज्यादा है और वो सामने वाले के पूरे शरीर को तो नहीं, लेकिन जहां जहां वो जाएगा वहां वहां इम्पैक्ट दिखाएगा और उतना दूर का डिस्प्लेसमेंट वो कर देगा। कहने का मतलब जिसका मोमेंटम ज्यादा वो दूसरे वाले पे इम्पैक्ट दिखाता हुआ दिखेगा। एक हाथी अगर एक घोड़ा से टकरा जाए तो घोड़ा के ऊपर इम्पैक्ट दिखाई देगा, हाथी को कुछ नहीं। जबकि व्हेल अगर हाथी से टकरा जाए तो हाथी के ऊपर इम्पैक्ट दिखाई देगा, व्हेल पे कुछ नहीं। तो ये मास वाला जो है मोमेंटम होता है डिफाइन, है समझ में। अब टाइम के साथ अगर मोमेंटम को चेंज किया जाए, क्योंकि टाइम के साथ ही भाग रहा है आगे, तो जब टाइम के साथ मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो चेंज के कारण क्या जनरेट होता है? मास बाई टाइम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दोनों तरफ टी टी से मल्टीप्लाई किए, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो v बाई टी क्या हो जाएगा? v बाई टी हो जाएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या बना? चेंज इन मोमेंटम, और इसी को कहा जाता है फोर्स। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो सेकंड लॉ से ही डिराइव हुआ है। जो एक्चुअल फोर्स का जो फॉर्मूला है जो काफी जगह यूज किया जाता है, F इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन, वो कहाँ से डिराइव हुआ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुआ है। क्लियर है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप जितनी तेजी से उसके ऊपर फोर्स लगाइएगा, रिटर्न में वो भी आपके ऊपर उतना ही तेजी से फोर्स लगाएगा। इसमें बच्चे दिक्कत कहाँ करते हैं, कहाँ कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के वो बटे हुए रहते हैं। कहने का मतलब अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। तो जब ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब फोर्स जो है बराबर है, रिएक्शन और एक्शन दोनों आपस में अपोजिट एंड इक्वल है, तो फिर तो दुनिया में कोई मूवमेंट ही नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम पेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और पेन भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फिर मूवमेंट कहाँ से आएगा? फोर्स जो है जनरेट कहाँ होगा? हम भी इस पर लगाए, ये भी हम पे लगा दिया, तो फिर तो मोशन होना नहीं चाहिए था। लेकिन मोशन होता है, और मोशन होने के कारण क्या है कि आधा अधूरा बात बताया जाता है। आधा बात ये बताया जाता है कि रिएक्शन का जो है एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, बट कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जब फोर्स लगाया जा रहा है तो एंगल पे भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पे लग रहा है, और उस मास पे भी डिपेंड करता है कि कौन लगा रहा है, कितने मास पे लगा रहा है, और फोर्स का जो कंटेंट है वो कितने एरिया पे लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है।
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि जरूरी है ये बताना इसमें कि रिएक्शन जो है होता है एक्शन का, बट किस एंगल पे होता है, कितने एरिया पे होता है, ये भी बताना जरूरी है। नहीं तो कंफ्यूजन ये होगा कि फिर तो कभी मोशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि घोड़ा खींच रहा है गाड़ी को, घोड़ा आगे की तरफ खींच रहा है गाड़ी को, तो घोड़ा गाड़ी को फोर्स लगा रहा है और गाड़ी घोड़ा पे फोर्स लगा रहा है, तब भी गाड़ी आगे तरफ कैसे चल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि जब घोड़ा गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है उस समय वो नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है और पीछे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स जो है वो कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है, पैर से वो नीचे की तरफ दबाव दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ आगे की तरफ भी लगा रहा है, आगे की तरफ ऐसे खींच रहा है और नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है। तो जब नीचे फोर्स लगाएगा तो नीचे का कंपोनेंट जो है वो तो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल फोर्स से, बट आगे वाला जो खींच रहा है वो बैलेंस यहाँ पे नहीं हुआ। तो दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना होगा रिएक्शन और इसमें कि जब ये घोड़ा लगा रहा है फोर्स तो इसी का रिएक्शन इसी के ऊपर दिखाई देगा, और जब ये काट है जिसको वो खींच रहा है उसी का एक्शन उसी के रिएक्शन में दिखाई देगा, अलग अलग सरफेस पे नहीं। हम अगर इस दीवार पे ऐसे मार रहे हैं तो मेरा जो है रिएक्शन उसके ऊपर नहीं दिखाई देगा, मेरा रिएक्शन एक्शन मेरे हाथ के ऊपर दिखाई देगा। हम उसके ऊपर लगाए हैं तो हमने एक्शन किए और फिर इसी के ऊपर रिएक्शन दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर रिएक्शन दिखाई देने वाला है। तो हर कंपोनेंट एक सरफेस पे काउंट होता है और इसको बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन, इसका इसी के ऊपर, इसका उसके ऊपर नहीं। क्लियर है? तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बट सरफेस यूनिटरी होना चाहिए, सरफेस बदलना नहीं चाहिए। सरफेस बदलेगा तो बात बदल जाएगी, फिर मोमेंटम आने लगेगा। सरफेस बदलेगा तो फिर मोमेंटम, किसका मास ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, उसके कारण फोर्स ज्यादा किसके ऊपर लगेगा, फिर सेकंड लॉ काम करने लगेगा। एक्शन का रिएक्शन हमेशा एक सरफेस पे काउंट होता है, ये लगाया है और इसी के ऊपर उसका रिएक्शन दिखाई देने वाला है। तो ये तीन लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे क्वेश्चन कहां तक बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा 1 से लेके 12 तक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज।